कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। आप जनरली वर्ड यूज भी करते हैं, हाँ जैसे गाड़ी का रहता है तो गाड़ी का ये पार्ट्स बदलना है, मतलब उसके कंपोनेंट्स बदलने हैं। तो कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? पार्ट्स। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का मतलब पार्ट, कंपोनेंट्स है तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग? पार्ट्स। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, इन सबको कंबाइंड करके हमारी बॉडी बनी हुई है। तो बहुत सारे वेक्टर जिनको जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, तो उन सबको क्या बोलेंगे? उस रिजल्टेंट वेक्टर के वो कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई भी वेक्टर, लेट्स से वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r, ये दिया हुआ है। तो r वेक्टर क्या है? r वेक्टर वेक्टर p और वेक्टर q का सम है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर p और q को क्या बोलेंगे? p और q को जोड़ने पे r मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? वेक्टर p एंड वेक्टर q r, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर r। r वेक्टर के क्या कहे जाएंगे? कंपोनेंट्स कहे जाएंगे, बिकॉज इन दोनों को जोड़ के हमारे पास r वेक्टर मिल रहा है। कंपोनेंट्स का मीनिंग सबको समझ में आ रहा है? कंपोनेंट का मतलब, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से भी, अच्छा एक चीज है कि जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी हुई है, तो उसके कंपोनेंट दो ही नहीं हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म। मान लीजिए कोई वेक्टर सी है, इसको लिख रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको ग्राफिकली भी, तो यहाँ पर ए और बी को क्या बोलेंगे? ए और बी वेक्टर सी के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों को क्या पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा गया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे लिखा जाएगा। क्या ये वेक्टर सी होगा? ट्रायंगल लॉ के तरीके से। ये सबको समझ में आ रहा? यस सर। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पे हमें वेक्टर सी मिलेगा, तो यहाँ पर ए और बी ये क्या कहे जाएंगे? वेक्टर सी के ये कंपोनेंट्स है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जो मेन रिजल्टेंट है, मतलब जो कंपोनेंट इनके हैं सी के, ये ए और बी कंपोनेंट है, तो सी हमेशा ए और बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक वेक्टर लिख रहा हूं, वेक्टर z इक्वल टू वेक्टर x प्लस वेक्टर y, और मान लीजिए ये वेक्टर था x और ये वेक्टर था y, ये वेक्टर क्या था? x और ये वेक्टर y। क्या दोनों को मैंने ऐड किया है? पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा है, तो दोनों के पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन कर देंगे, तो क्या ये इनका रिजल्टेंट होगा? और क्या यही वेक्टर z है? यस सर। देखिए वेक्टर x प्लस वेक्टर y, पहले के x के हेड पे y का टेल रखा गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं x और y को हमने जोड़ा है, और x का टेल और y के हेड को मैंने मिलाया, तो x प्लस y वेक्टर मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर z वेक्टर बोला है मैंने। आप यहाँ देख के बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? क्या जो रिजल्टेंट है मेन वेक्टर z, जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स है, क्या कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड z से ज्यादा है? क्या कंपोनेंट, कंपोनेंट x और y हैं, z के ये पार्ट्स हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है x और y का मैग्नीट्यूड z के मैग्नीट्यूड से क्या है? ज्यादा है। और इसके पहले वाले एग्जांपल में हमें क्या दिखा था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपने कंपोनेंट से ज्यादा था। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड होंगे वो मेन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर, जो कंपोनेंट वेक्टर होंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मेन वेक्टर के कंपोनेंट से। कंपोनेंट वेक्टर मे बी ग्रेटर देन मेन वेक्टर, may be greater than magnitude of main vector। समझ में आ रहा है क्या सबको?
तो रिजल्टेंट का ये Yes, sir. मैग्नीट्यूड हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दो ही होंगे, ये जरूरी नहीं है कि दो ही होंगे, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए 4-5 वेक्टर का एक रिजल्टेंट है। मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये 4 वेक्टर है और ये सबको जोड़ देने पे वेक्टर ई मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए बी सी डी किसके कंपोनेंट है? यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर Vector E. बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ये क्या है? आर कंपोनेंट्स, Components of vector E. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ई। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, अब इसको मान लीजिए ये होता वेक्टर ए, मान लीजिए दिया होता, ये होता वेक्टर बी, इसको जोड़ते ही चले जा रहे हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, लेट्स से ये होता वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, इस तरीके से दिया होता। क्या चारों को जोड़ा गया है? पहले Yes, के sir. हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, इस तरह से। और पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड मिला दीजिए, Head. तो ये क्या बन गया? सबका Vector E. रिजल्टेंट। और ये किसके बराबर है? Vector E. ई के। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी डी, ये चारों जो वेक्टर हैं वेक्टर ई के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मीनिंग सबको समझ में आ रहा? Yes, sir. मितांशु, राजनंदिनी, किसी को कोई डाउट? No, sir. तन्वी, सोनू, सुशांत, जिनको भी डाउट्स हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें जो फिजिक्स में पढ़ना है, हम लोग को जो पढ़ना है डिटेल में ना, वो पढ़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या पढ़ना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो, किसी वेक्टर के क्या हो? दो कंपोनेंट, जिनको जोड़ने पे वो वेक्टर मिल जाता हो और दोनों एक दूसरे पे कैसे हो? परपेंडिकुलर, तो हम लोग बोलेंगे वो दोनों वेक्टर रेक्टेंगुलर वेक्टर हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए दो वेक्टर है ए एंड बी, इन दोनों को जोड़ने पे सी वेक्टर मिल रहा है, तो ए और बी को क्या पढ़ेंगे? अभी अगर ये ऊपर कुछ नहीं लिखा, अभी कुछ नई इंफॉर्मेशन है, तो क्या बोलेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर Vector बी A और वेक्टर सी vector के B. कंपोनेंट हैं। लेकिन अगर ये भी बोल दिया जाए कि ए और बी एक दूसरे पे कैसे हैं, मान लीजिए ये वेक्टर होता ए और ये वेक्टर होता बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में ये एंगल 90 डिग्री, और दोनों को जोड़ दें तो ये वेक्टर सी मिल रहा है। तो दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, और वो अगर दोनों वेक्टर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने पे सी मिल रहा है, और ए और बी, तो ए और बी को कंपोनेंट बोलेंगे, और इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ए और बी को वेक्टर सी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए कुछ और भी ले लेते हैं, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर आर है, और मान लीजिए ये दिया हुआ है मेरे पास वेक्टर पी, ये है वेक्टर क्यू, दोनों के बीच में एंगल कितना? ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो दोनों को अगर मिला दें तो ये हमारे पास वेक्टर मिला, कौन सा? ये वेक्टर आर, ये वेक्टर पी और वेक्टर क्यू। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को जोड़ने पे वेक्टर आर मिल रहा है। R. पी और क्यू क्या है? आर के रेक्टेंगुलर R के कंपोनेंट्स हैं। सुशांत, श्रेया, समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है। अब हमें ये सब चीजें, इसमें जितने पॉइंट्स है ना, एक एक करके हम लोग सारी चीजें देखेंगे। हमको सिलेबस में जो सबसे ज्यादा पढ़ना है ना, वो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में इस तरह से तोड़ना जो कि उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आते हैं। उस तरीके से हमें ज्यादा चीजों को तोड़ने की जरूरत पड़ती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। उसको भी देखते हैं किस तरह से तोड़ेंगे। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? Y y axis. एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई वेक्टर है
ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर ए है या कोई वेक्टर आर है, जो भी लिखने का आपको मन करे, ये कोई वेक्टर आर है, कोई वेक्टर ए है, जैसे मन करे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा? थीटा। वाई के साथ भी दे सकता है, एक्स के थीटा। साथ, इसको रटने की जरूरत नहीं है कभी भी। जनरली मैं इसमें बताऊंगा आपको कहां पर जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें जो भी चीज मैं बता रहा हूं इसको रटना नहीं है, इसको समझते चलिए क्यों। अच्छा, इसको मुझे कंपोनेंट्स में तोड़ना है आर वेक्टर को। तो देखिए, अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कहां पर? एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस वेक्टर से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कहां पर? वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये जो हमारे पास ये वेक्टर मिलेगा, इधर देखिए, ये और ये वेक्टर, ये दो चीजें मैं लिख रहा हूं, यहां ढंग से देखिएगा। इसका कुछ नाम रख दे रहा हूं आर एक्स, वो समझ में आ जाएगा अभी, और ये आर वाई। वाई। ये जो, इसको एक अलग वेक्टर बोल रहा हूं मैं आर एक्स, और इसको अलग एक वेक्टर बोल रहा हूं क्या? आर वाई। तो क्या क्लियरली आप बता सकते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम मेथड से आर एक्स और आर वाई का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर आर है? यस सर। यस सर। क्लियरली देखिए, ये है आर एक्स, ये है आर वाई, ये दो वेक्टर हो गए हमारे पास, और इन दोनों का जो पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट है ये हमारे पास वेक्टर आर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि आर एक्स और आर वाई को जोड़ने पे आर वेक्टर मिल रहा वेक्टर है, आर। और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, आर एक्स एंड आर वाई। तो क्या आर एक्स एंड आर वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर? यस सर। यस सर। और यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीजें ऐड की हैं कि ये जो भी कंपोनेंट्स हमने तोड़े हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई वाई एक्सिस। एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अच्छा, कभी कभी आप देखोगे ना, अगर बुक पढ़ोगे तो वहां पर प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं आर एक्स को आर वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। उसका क्या मतलब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से। और ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं कैसे? वेक्टर के इस एंड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो यहाँ से देखिए आर एक्स को, यहाँ पर इस वाले ट्रेंगल की मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए साइन थीटा किसके बराबर होगा? ये थीटा अगर इसके एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो साइन थीटा की बात करूं तो इस ट्रेंगल में देखिए आप, ये आर वाई है तो क्या ये भी आर वाई होगा? यस सर। मैग्नीट्यूड वाइज इसका मैग्नीट्यूड आर एक्स और इसका मैग्नीट्यूड आर लिख रहा हूं मैं। तो साइन थीटा कितना होगा? आर वाई अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से क्लियरली देखिए आर वाई को क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा। ये हम लोग पहली बार लिख रहे हैं, एक दो बार और लिखेंगे और बाद में ना ये कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ये लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। अच्छा, कॉस थीटा लिखे तो क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में? कॉस थीटा की वैल्यू, ये बेस और ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से क्लियरली देखिए आर एक्स को क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा। अच्छा, एक और चीज देखिए, कल पिछले क्लास में आप लोग को यूनिट वेक्टर पढ़ाया गया था और उसके साथ साथ आप लोग को तीन और वेक्टर पढ़ाए गए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप को हम लोग क्या बोल रहे थे? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस अपोजिट। और जे कैप को हम लोग बोल रहे थे यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप को हम लोग बोल रहे थे यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं आर एक्स वेक्टर को लिखना चाहूं, आर एक्स वेक्टर को, आर एक्स की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड बाई आर कॉस थीटा। अच्छा, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जैसे आपको बताया गया था, अगर मुझे एक वेक्टर, एक्चुअल में आर एक्स क्या है? आर एक्स एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जिसका मैग्नीट्यूड है आर कॉस थीटा। तो आर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर एक्स का मैग्नीट्यूड है आर कॉस थीटा और इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ रहा? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? पहले बताइए। नो सर। जैसे आई कैप का मतलब क्या हुआ? आई कैप का मतलब हो गया एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। अगर मैं 4 आई कैप लिख रहा हूं, इसका मतलब मान लीजिए कोई वेक्टर है P जिस जो है 4 आई कैप, इसका मतलब
वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड 4 है और उसका 4 डायरेक्शन है। पॉजिटिव एक्स Positive है। डायरेक्शन में है। पॉजिटिव और है और हमें क्या 1 लिखना है यूनिट। यहाँ पर, एक ऐसा वेक्टर आर एक्स है जिसका मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा है और जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, आर वाई वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आर वाई देखिए, R sin theta. आर साइन थीटा, और ये किस डायरेक्शन में है? Negative. पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे? किस यूनिट Y वेक्टर से cap. मल्टीप्लाई कर देंगे? जे कैप। J cap. समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो आर वेक्टर है इसको अगर हम लोग कंपोनेंट्स में, मतलब आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना, और हम लोग को यही सबसे ज्यादा लिखना है, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना ये आना चाहिए, और उसको आई कैप जे कैप वाले कंपोनेंट में तोड़ना ये भी आना चाहिए। तो इस वेक्टर को, अगर आर वेक्टर को मुझे आई कैप जे कैप के कंपोनेंट में लिखना है, तो आर वेक्टर क्या है? आर एक्स, देखो ये तो आर एक्स वेक्टर है, आर एक्स वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड आर एक्स और डायरेक्शन किधर? एक्स एक्सिस में। देखिए ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इधर देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना? आर एक्स, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आर एक्स और डायरेक्शन किधर? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ऐसे लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड आर वाई और ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, तो आर एक्स के ऊपर क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये हमारा आर वेक्टर हो गया आई कैप जे कैप के फॉर्म में। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। प्रयास, शालिनी, कोई डाउट है इसमें? सोनू, तन्वी, निखिल, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। और हमारे पास तो क्या क्या चीजें आएंगी? कोई वेक्टर दिया रहेगा, उसको आई कैप जे कैप के कंपोनेंट्स, आई कैप जे कैप वाले कंपोनेंट में, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ना होगा। तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, ये वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा उसकी तरफ उसका कंपोनेंट क्या होगा? कॉस लगा के, और उसके परपेंडिकुलर वाले में साइन लगा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, आर कॉस थीटा इसमें लगा देंगे आई कैप, और जिसके साथ ये इसके परपेंडिकुलर वाले में आर साइन थीटा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा बेहतर वे में समझ में आएगा। साथ में हम लोग को एंगल भी लिखना पड़ेगा। ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा को ना हमारे पास बहुत बार ये कंपोनेंट्स दिए रहेंगे, तो इन कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना। तो यहां पर देखिए क्लियरली tan थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, जिनको इनवर्स नहीं पता है, ये लिखने का तरीका होता है। समझ में आ रहा? एंगल को लिखने का ये तरीका है। तो अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिए आर वेक्टर आर एक्स और आर वाई का सम है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो दो वेक्टर जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, उसका रिजल्टेंट कितना लिखते हैं हम लोग? √a² + b²। पढ़ाया गया है? यस सर। आप वैसे भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख लीजिए, आर एक्स और आर वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो ये रिजल्टेंट है ये सिंपली क्या लिखा जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या लिख सकते हैं? RX² प्लस RY²। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अगर ये थ्योरी समझ में आ रही है ना, तो अब हम लोग एक एक करके दो चीजें करेंगे। एक वेक्टर लिखेंगे और उस वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना सीखेंगे हम लोग। दूसरा, हमारे पास वेक्टर नहीं देके आई कैप जे कैप के फॉर्म में वेक्टर होगा और उसको हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। दोनों चीजें, सीधे भी और रिवर्स में भी। तो कौन से चैप्टर में यूज होगा सर? ये सारे चैप्टर में यूज होगा। फिजिक्स का शायद ही कोई चैप्टर होगा जिस चैप्टर में आप इसको यूज नहीं करोगे। अब कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप पढ़ोगे वेलोसिटी, आप पढ़ोगे एक्सेलरेशन, आप पढ़ोगे टॉर्क, जितनी वेक्टर क्वांटिटी हैं, और फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको कुछ कुछ वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। मैकेनिक्स में तो कुछ ज्यादा ही पढ़नी है आपको। हर टॉपिक में आपको वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है।
और जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से डील करेंगे, जैसे आप पहले चैप्टर में आपको वेक्टर में क्या क्या मिलेंगे, पोजीशन, मैं थोड़ा थोड़ा आज इन क्लास में बताऊंगा अभी इनको, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारी चीजें शुरू के चैप्टर्स में आपको मिलेंगी, मोमेंटम, बहुत सारी चीजें। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा टॉर्क, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, एंगुलर मोमेंटम, और ये सारे वेक्टर्स हैं। तो इन पे सारे कौन से रूल अप्लाई होंगे, वेक्टर वाले रूल सारे अप्लाई होंगे, उनको जोड़ने का तरीका, उनको कंपोनेंट्स में तोड़ने का तरीका, और ये कंपोनेंट हम लोग तोड़ भी रहे हैं ताकि उनको हम लोग आसानी से समझ सकेंगे। तो जब भी हमारे पास वेक्टर के साथ डील करना होगा, और वेक्टर लगभग हर चैप्टर में है, आपको आप मान के चलिए एक चैप्टर छोड़ दीजिए 12 के, एक दो चैप्टर जो मॉडर्न वाले होंगे, बाकी हर चैप्टर में आपको वेक्टर से डील करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले आसान तरीके से बढ़ते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है, ऐसे दिया हुआ है हमारे पास। इस वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना है। किस कंपोनेंट में तोड़ना है, आई कैप एंड जे कैप वाले कंपोनेंट में। और मान लीजिए ये वाला एंगल हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री। और साथ में हमने दे दिया कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5√2। कितना मैग्नीट्यूड है, 5√2 यूनिट। तो इस वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना होगा। तो देखिए इसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, यहां से क्या कीजिए, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इधर, और आप ढंग से देखिए ऐसा कर क्यों रहे हैं हम लोग। ऐसा करने से हमारे पास दो फायदा हो रहा है। एक तो ये रेक्टेंगल बन जा रहा है, क्या रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोलते हैं, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं ना, Yes, sir. दोनों साइड्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम है ये। तो ये क्लियरली देख लीजिए, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ये एक वेक्टर, और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे यहां से ज्वाइन कीजिए ये जो वेक्टर, ये दो वेक्टर जो मिले, इन दोनों वेक्टर को जोड़ दें तो क्या वेक्टर ए मिल जाएगा। यस सर। इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए। वेक्टर ए। अब क्लियरली देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये वाला जो वेक्टर होगा, जो जिसके साथ ये एंगल 45 डिग्री है, यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी होगी, a cos 45। अब हम लोग बार बार वो काम नहीं करेंगे कि हाँ sin 45 cos 45 या sin थीटा cos थीटा लिखेंगे। क्या याद रखना है, इस वेक्टर का वो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में आपको लिखना है, जिसके साथ एंगल पता है, उधर क्या लगा दें, a cos 45। cos, और ये वाला कितना हो जाएगा, a sin 45। ये समझ में आ रहा है सबको। यस सर। हाँ, जिनको दिक्कत हो आप डायरेक्टली चाहो तो sin 45 करके भी देखोगे तो भी यही टर्म आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट है। ये वाला एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाला वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 45। a cos 45। तो मैग्नीट्यूड हो गया a cos 45, और डायरेक्शन किधर, यूनिट वेक्टर से उस डायरेक्शन के मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका ये वेक्टर आ गया, प्लस ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कितना, a sin 45 एंड किधर पॉजिटिव y डायरेक्शन में, यानी कि यूनिट वेक्टर j कैप लगेगा। ये समझ में आया सबको, मोनिका, राजनंदिनी, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। a का मतलब क्या हुआ, a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 5√2। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया 5√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये आई कैप, प्लस a की वैल्यू 5√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और ये टर्म कौन सा, j कैप। ये √2 गायब हो गया, क्या बचा, 5i कैप प्लस 5 j कैप। तो ए वेक्टर को हम लोगों ने आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख दिया, समझ में आ रहा। ये ए वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये ए वेक्टर का कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया आई कैप जे कैप में। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। Yes, sir. कोई डाउट,
नो सर। No, sir. तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देते रहा हूँ, इसमें सब लोग आंसर करके बताइए और मैं इंडिविजुअली पूछ लूंगा। सब लोग कॉपी पेन तैयार रखिए अपना। तो सब लोग नोट्स लिखना है ना साथ में? Yes, sir. हाँ, नोट्स लिखा कीजिए बाद के लिए। नोट्स एक्चुअल में ना शुरू के लिए नहीं लिखा जाता। नोट्स जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हो, फिर आपको लगता है कि मुझे उस चैप्टर में कुछ चीजें भूल गई हैं, उसको रिवाइज करना है, और उस समय आपके पास अगर प्रॉपर वो सारी चीजें नोट डाउन नहीं की गई होती है ना, तो आपको दिक्कत होती है। फिर आपको लगता है कि हाँ उसी चीज को, और अगर आपको उसको आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है। बहुत कम टाइम में आप चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका इस वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखिए। ये कोई वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, ये एक्स वाई ये एक्सिस हो गया। अभी आई कैप जे कैप वाला ही लिख रहा है, फिर बाद में मैं इसको रैंडम तरीके से भी तोड़ना हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, और इस वेक्टर का नाम कुछ भी रख देते हैं। ये वेक्टर है एफ, और एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20। तो हमें एफ वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है। लिख सकते हैं? लिखिए इसको। क्या करेंगे, तरीका क्या होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का? बिल्कुल पैरेललोग्राम वाला। इधर इधर ड्रॉ कर लीजिए और इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ मारिए। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम बोल सकते हैं किसको? एफ वेक्टर को। आप मन करे तो ये एक्स के लॉन्ग है ना, तो एफ एक्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एफ वाई बोल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चाहिए जैसे लिखना चाहें लिख लीजिए। लिखिए जल्दी सब लोग, बन जाएगा। बन तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल बनाइए। जल्दी से कीजिए, 10-15 सेकंड टाइम दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आंसर पूछ लेता हूं सबसे। और ये चीजें आनी चाहिए फ्रिक्वेंटली हमें लिखनी, बिकॉज इसी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अब मैं ओरिजिनल वेक्टर, आप देखिए ये फोर्स लिखा गया है, ये जब हम लोग फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो दिखेगा एक बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी के फोर्स का इफेक्ट देखना होगा। तो हम लोग देखेंगे ये फोर्स बॉडी को एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेट करवाएगा, वाई डायरेक्शन में। तो मुझे इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए और इस फोर्स का वाई कंपोनेंट चाहिए। समझ में आ रहा है? सब लोगों ने लिख लिया होगा। एफ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? एफ वेक्टर आपको मन कर रहा है तो ये लिख सकते हैं। मान लीजिए ये एफ एक्स है और ये वेक्टर का नाम बोल दीजिए एफ वाई। क्या मन कर रहा है इसको बोल दीजिए ये F1 है और ये क्या है F2 है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैंने समझाने के लिए लिखा, जरूरी नहीं है आपको लिखना। एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? F1 आई कैप जे कैप। देखिए F है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही होगा ना? Yes, sir. F1 वेक्टर को लिखना होगा तो क्या बोला जाएगा? F1 आई कैप। Yes, sir. Yes, sir. और F2 का मैग्नीट्यूड तो F2 है, और डायरेक्शन किधर है? Downward, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। ये ऊपर वाला काम बहुत करने की आपको जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, चाहो तो स्किप कर दीजिए ना, टाइम लगाएंगे हम लोग। F1 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए जो वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल दिया है उसके तरफ उसका जो 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन है वो उसमें क्या लगेगा? कॉस। Sine. कॉस जिधर एंगल है, देखिए आपको याद होगा ये थीटा था तो इसका एक्स के लॉन्ग जिसके साथ एंगल था उधर प्रोजेक्शन कितना लिख रहे थे? इसका कंपोनेंट कॉस वाला, और इसके परपेंडिकुलर वाले में साइन वाला। मैं जानबूझ के साइन थीटा कॉस थीटा बार बार करके नहीं लिखवा रहा हूं, बिकॉज हमें इसी तरह की आदत डालनी है लिखने की। तो क्या लिखेंगे? एफ का मैग्नीट्यूड एफ, तो क्या लिखेंगे इसको? एफ कॉस 30 आई कैप, और F2 कितना है हमारे पास इसकी बात करेंगे तो F2 का वैल्यू कितना होगा? F sin 30। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. आप चाहो तो अलग से करके भी देख सकते हो। sin 30 करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस। ये F2 है तो ये भी क्या है? F2 है, तो sin 30 आएगा F2 बाई F, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी F sin 30। समझ में आ रहा है?
F2 की वैल्यू F sin 30, लेकिन हमें जल्दी करना है वो सब, समझ में आ रहा, तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे बार बार। ये अब F की वैल्यू कितनी 20 है, cos 30 कितना √3/2 √3/2। अब ये छोटे छोटे जो एंगल है ना 0 से 90 वाले, वो सब याद होने चाहिए। 0 30 डिग्री, एक और एंगल है 37 और 53, जिनको याद होगा अच्छी बात है, लिखवाया गया, नहीं तो मैं अभी वापस एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, उस ट्रायंगल को याद रखिएगा। फिजिक्स में 37 53 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल हैं कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड एंगल। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, f की जगह पर 20, sin 30 is 1/2 j कैप। सॉल्व हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये 10√3 i कैप माइनस 10 j कैप, 10√3 ये हो गया हमारा f वेक्टर। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हमें दो चीजें सीखनी है, एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसको आई कैप जे कैप के कंपोनेंट में तोड़ना, दूसरा वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया होगा तो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना। मिटा दे इसको। यस सर। आई थिंक सब जल्दी जल्दी बना सकते हैं, मैं थोड़ा अब इसको स्पीड कर रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक वेलोसिटी वेक्टर दिया होगा, किसी बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किसी बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये बॉडी की वेलोसिटी क्या डायरेक्शन है, और इसके कंपोनेंट तोड़ने होंगे हमें। मान लीजिए बॉडी इधर जा रही है, बॉडी की वेलोसिटी v, और बॉडी की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? इस बॉडी की वेलोसिटी के तो हमें बताना है कि बॉडी x डायरेक्शन में कितनी स्पीड से आगे जा रही है और y डायरेक्शन में कितनी स्पीड से वापस जा रही है इधर। समझ में आ रहा है सबको? ये वाला एंगल मान लीजिए दिया हुआ है 37 डिग्री, ये वाला एंगल 37। जिनको नहीं याद होगा ये ट्रायंगल हमेशा के लिए याद रखिए, ट्रायंगल ट्रिपलेट याद रखना है आपको, 3 4 5, 3 4 5। ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा इस ट्रायंगल को। इसमें छोटा वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया, 3 के सामने वाला एंगल होगा 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल होगा 53 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इस ट्रायंगल को याद रखे रहिए, हमेशा याद रखेंगे तो आपको अगर sin 37, cos 37, tan 37 या 53 की वैल्यू भूल रही है तो बगल में ट्रायंगल बना लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। खैर, ये मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है, इसको हमें कंपोनेंट में तोड़ना है, तो जल्दी से आप लोग बोलते चलिए। वेलोसिटी वेक्टर को लिखना होगा, मैग्नीट्यूड कितना इसका 10 है, तो उसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला 10 cos 37 डिग्री। समझ में आ रहा? अच्छा, Yes, आई sir. कैप माइनस आई कैप माइनस आई कैप। इधर आएगा ना, इधर आ रहा है तो माइनस आई कैप। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, इसका Yes, sir. वाई वाला कंपोनेंट किधर आ रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? कितनी वैल्यू होगी ये वाली 10 sin 37। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये वाला हो जाएगा 10 cos 37 और ये 10 sin 37। कितना लिखेंगे, प्लस 10 sin 37 आई कैप जे कैप जे जे कैप प्लस जे कैप, तो प्लस जे कैप। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये 10 cos 37 कितना होता है, cos 37 आप देखोगे तो 4/5 cos 37 होता है 4/5 और ये माइनस, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये आई कैप, और यहाँ पर बात करेंगे प्लस 10 sin 37 होता है 3/5, तो रख देंगे वैल्यू 3/5 जे कैप। सॉल्व कर दीजिए, आ गया कितना, -8 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 8 -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो जो वेलोसिटी है, इधर देखिए, वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम लोग ऐसे लिखते, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना काइनेमेटिक्स, तब ऐसे लिखा जाएगा Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। ये Vx को क्या बोलेंगे, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का
Y वाई कंपोनेंट है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि बॉडी का एक्स कंपोनेंट कितना है, -8 i कैप, यानी कि बॉडी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। समझ में आ रहा है सबको इसका मतलब? यस सर। बॉडी की वेलोसिटी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड है और बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड है। ये इनका रोल होगा धीरे धीरे, और फिर इसको हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करना शुरू करेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। तो हमें ये काम फ्रीक्वेंटली करने आना चाहिए। अब अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये मान लीजिए एक्सेलरेशन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर?